नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज के खास कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं। आज का खास कार्यक्रम इजराइल और हमास के बर्बर हमले के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई है। जी हां, मुस्लिम सोसाइटियां आमतौर पर हमास की सफलता का जश्न मना रही है, तो बाकी समुदाय की सहानुभूति इजराइल से जुड़ती भी नजर आ रही है। भारत ने भी इतिहास में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रुख दिखाते हुए हमास की कार्यवाही को आतंकी हमला करार भी कर दिया। हमले के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट से साफ हो गया है कि भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन करने का फैसला कर लिया है। इसी पुष्टि पर पीएम मोदी के एक और एक्स से पुष्टि हुई है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में बताया है कि उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा है, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं। भारत किसी भी तरह के आतंकवाद और आतंकी गतिविधि की कड़ी और साफ शब्दों में निंदा करता है। इससे पहले भारत मुस्लिम वर्ग की संभावित नाराजगी के दबाव में फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की स्थिति में कभी इजराइल के साथ यूं खुलकर खड़ा नहीं होता था। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत ने इस बार मुस्लिम दुनिया की परवाह किए बिना ही अपना रुख साफ कर दिया है। जानकारों की माने तो इसके एक नहीं कई कारण हैं। भारत को कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से गहरे जख्म दिए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करके कश्मीर में अलगाववादी अभियानों पर जोरदार प्रहार भी कर दिया। बात करें हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर जिस तरह से बर्बरता की है, उससे भारत को निश्चित रूप से कश्मीर में पुराने दिनों की याद भी दिला दी। वैसे भी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का भी आइडिया फिलिस्तीन से ही लिया था। उसने भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिलिस्तीन मॉडल को ही अपनाया। लेकिन भारत की पहली ही सरकार कभी पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा स्टैंड नहीं ले पाती थी, तो फिर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को नाराज होने की गुंजाइश भी कैसे छोड़ती। मौजूदा मोदी सरकार ने एक तरफ पाकिस्तान में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, तो दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड के कई मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों को कई नई ऊंचाइयां भी तक ले गई है। यही कारण है कि आज भारत हमास को खुलकर आतंकी संगठन कहने की स्थिति में आ गया है। वही हमारे साथ इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे पैनलिस्ट राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़े हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। राम पांडे जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, जैसा कि अब इजराइल और हमसा के बीच में इतने आतंकी हमले हुए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल का सपोर्ट कर रही है, इस पर आपके क्या विचार है? ये सपोर्ट क्या सही है? जी राम। नहीं, प्रधानमंत्री तो फिलिस्तीन के साथ है। आवाज आ रही है मेरी? जी। प्रधानमंत्री तो फिलिस्तीन के साथ है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत का प्रधानमंत्री कोई फिलिस्तीन नहीं गया। एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं जो फिलिस्तीन गए थे, और नरेंद्र मोदी जी करीब $25 मिलियन की फिलिस्तीन को मदद कर चुके हैं, इजराइल का विरोध कर चुके हैं। क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का जो आपस में विवाद है वो यरूशलेम को लेकर है, और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यरूशलेम के मुद्दे पर भारत इजराइल के साथ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर चुकी है। पैसे से फिलिस्तीन को सहयोग कर रही है, गले मिलने फिलिस्तीन जा रही है। फिर ये नाटक क्यों कर रही है कि हम इजराइल के साथ हैं? भाई, यात्रा कर रहे हो आप फिलिस्तीन की और नाटक कर रहे हो इजराइल पर। कांग्रेस ने तो जो इजराइल पर जो हमला हुआ था उसमें जो सैकड़ों लोग मारे गए, उन क्रूर हत्याओं का कांग्रेस ने निंदा की, कांग्रेस ने विरोध किया कि ये बहुत गलत है। और कांग्रेस तो हमेशा शांति की बात करती है। कांग्रेस तो चाहती है दुनिया में शांति हो, कहीं भी विवाद नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। कांग्रेस की नीति वैसे भी सत्य के साथ चलने की है। कांग्रेस ये नहीं देखती है कि वोट का नुकसान होगा या नहीं होगा। कांग्रेस का तो सीधा सा स्पष्ट है, सच्चाई का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है, भले ही वोट का नुकसान हो जाए।
भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, वो वोट के साथ बदलती रहती हैं। चुनाव नहीं होते हैं तो मुस्लिम देशों में जाएंगे, उनके गले पड़ेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, सब कुछ करके आ जाएंगे। अभी चुनाव है तो अभी वो चुनावी रूप से वो समर्थन और विरोध कर रहे हैं। तो अब बगल में पाकिस्तान देश है, वहां दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ है। हम इजराइल और फिलिस्तीन के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें दाऊद को पकड़कर लाना चाहिए हिंदुस्तान। जी। अब तो हमारी विश्व स्तरीय, विश्व गुरु वाली सरकार है। 10-20 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इतना हमारा ब्रह्मांड में डंका बज रहा है। हम उनके लफड़े में क्यों पड़े? वो दोनों देशों का झगड़ा तो आजादी के समय से ही कर चल रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान दो देश अलग हुए हैं, वैसे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक थे। दोनों भी 1948 में अलग हुए हैं और दोनों का झगड़ा यरूशलेम को लेकर है। तो पहले हम अपने झगड़े तो सुलझा लें, अपनी गरीबी तो दूर कर लें, हमारी जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो तो दूर कर लें। और मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी को ट्वीट के अलावा कोई टाइम होगा। वो तो मध्य प्रदेश में पड़े रहते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मध्य प्रदेश में पड़े रहते हैं, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास कहाँ टाइम है कि क्या इजराइल से बात करें और क्या फिलिस्तीन से बात करें? वो तो अपने मध्य प्रदेश की चुनावी यात्राओं में लगे हैं, यहाँ झूठी घोषणाओं में लगे हुए हैं। कल परसों से आचार संहिता लग गई है तो इनका मुंह बंद हो गया है। आचार संहिता के 2 दिन पहले 70,000 की घोषणा कर देते हैं। क्या 2 दिन में 70,000 करोड़ का काम हो जाएगा? इनका हर जगह, चाहे देश की नीति हो या विदेश की नीति हो, झूठ बोलना है, जुमलेबाजी करना है और केवल वोट की राजनीति करना है। वोट मिलना चाहिए, हमें कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितनी बार भी हमें अपनी विदेश नीति बदलना पड़े। कभी हम ट्रंप का समर्थन करेंगे तो कभी बाइडेन के करेंगे। ट्रंप को जिताने पहुंच जाएंगे, बाइडेन को हराने पहुंच जाएंगे। बाइडेन जीत जाएगा तो फिर बाइडेन के गले पड़ेंगे। हमारी कोई विदेश नीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में आज भारत का मजाक बन रहा है। इजराइल में जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, इनका विरोध किया था हमने। अब ये राष्ट्रपति हमारे साथ कैसे आ जाएंगे जब हम इनका विरोध कर चुके हैं? इनकी जगह दूसरे थे, पहले भारत, मोदी जी उनका समर्थन करते थे। हम विदेशियों के जो आपस के चुनाव होते हैं उनके लफड़े में पड़ रहे हैं। भाई वहां कोई भी चुनाव जीते हारे हमें मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राधा वल्लभ जी से बात कर लेते हैं। राम पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राम पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राधा वल्लभ जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि ये आखिर हमसा और इजराइल के बीच में जो आतंकी हमले लगातार जारी है, आखिर क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? आप वरिष्ठ है, आप इतने सालों से देख रहे हैं, 2 देशों में लड़ाइयां हो रही है, क्या विचार है आपके? मैं एक स्पष्ट बात करता हूँ। परिवार में अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है और परिवार में अगर कोई झगड़े होते हैं तो बड़े व्यक्ति को अधिकार है और वो अपने अधिकारों का उपयोग करके, क्योंकि उसकी बात सब मानते हैं, तो दोनों का झगड़ा शांत कराता है। बिल्कुल। हमारे सामने रूस और यूक्रेन का भी युद्ध अभी चल रहा है, शांत नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से भी की और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करी कि भाई आप लोगों की ये नेतागिरी में या गद्दी के चक्कर में आम जनता मारी जाती है, उसका भुगतान कौन करेगा? तो कोशिश तो हमें ये करना चाहिए कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के विवाद को में बीच में पड़े, क्योंकि G20 के बाद 20 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता माना है जी। नेता होने के नाते उनका काम है इन दोनों को समझाना। अब अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर किसी एक का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा जो साफ है। ये जो झगड़ा है ये जातिगत आधार का झगड़ा है, इसमें पॉलिटिकल नहीं है कहीं भी। और ये जो है पॉलिटिकल ना होने की वजह से हमें इसमें बीच में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हमारा काम है हम उनको समझाएं। अब आतंकवाद की जहां तक बात उठती है, आतंकवाद के विरोध में पूरा विश्व है, कोई नहीं चाहता। और ये G20 में सबने मिलकर ये तय किया था कि हमको आतंकवाद का विरोध करना है, आतंकवाद कैसे समाप्त करना है जी। आज भारत किससे जूझ रहा है? आतंकवादियों से जूझ रहा है ना। हमारी कश्मीर की हालत क्या हुई? बॉम्बे में जो हमला हुआ था वो किसने किया था? आतंकवादियों ने किया था ना। तो ये आतंकवादी, अब जैसे मान लीजिए, मैं तो ये दूसरी तरफ भी और ले जा रहा हूँ, इंदिरा गांधी का मर्डर किसने किया था? मैं उस व्यक्ति को भी आतंकवादी मानता हूँ। क्यों? कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हैं
और आप मुझे ही मार दें। तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे नहीं ले जाएं, इसको राजनीतिक रूप नहीं दें, और ये सोचेगा हम जिस चीज से उलझ रहे हैं, हम जिस समस्या से में उलझे हुए हैं, उस समस्या का निदान होना चाहिए। आतंकवाद कहीं भी हो विश्व में, उसका खात्मा होना बहुत आवश्यक है। और ये राजनेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आतंकवादियों से आम नागरिक परेशान होता है। कश्मीर में जैसे तैसे ये चीज बहुत कुछ शांत हो गई, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जी आपके पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ता। आजकल वो एक डॉन चल गया है, डॉन के माध्यम से हशीश ऐसे मादक पदार्थ भेजते हैं और उनको लेकर आदमी भी आते हैं जो अपने यहाँ वासियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमको किसी भी स्थिति में आतंकवाद का सामना नहीं करना है। आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए हमें देशों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जी। और इसमें सारे देश आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सबने एक पत्र व्यक्त की थी, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। देखिए, राम पांडे जी का एक सवाल था कि जो पीएम मोदी है वो हमास का सपोर्ट कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इजराइल को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया और अब फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है, ऐसा राम पांडे जी का कहना है। नहीं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आतंकवाद को जो भी सपोर्ट करेगा उसका हम विरोध करेंगे, हमास नहीं। ये हमास में भी इनका आपस का झगड़ा है, सामाजिक झगड़ा है, और जैसे शिया और सुन्नी का झगड़ा होता है जी। उसी तरह से हमारे यहाँ देश में भी अब ये हालत हो रही है कि वो आरक्षण को लेकर जो व्यवस्थाएं फैलाई जा रही है, हो सकता है थोड़े समय बाद भारत में भी हमें इन स्थितियों का सामना करना पड़े और उसमें नुकसान होगा भारतीयों का आपस का, और इनके आपस के झगड़े खत्म करने के लिए हमें किसी भी स्थिति में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। राम पांडे जी, क्या जवाब होगा आपका? भारत में भी असर दिखेगा इन लड़ाइयों का? नहीं, आतंकवाद का यदि हम विरोध करना चाहते हैं तो जो देश आतंकवाद को फैला रहे हैं हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए, हमें उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें उनको नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन जो देश आतंकवाद फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा पहले उनके पास जाते हैं, उनके गले पड़ते हैं, उनको भारत में बुलाकर सम्मान करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला फोन नवाज शरीफ को गया, उनको यहाँ बुलाया, उनका सम्मान किया, बिना बुलाए पाकिस्तान गए। जब आपको पता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान क्यों गए? आपको अपनी दोस्ती निभानी है किसी तीसरे देश में जाकर मिल जाते। आप यदि पाकिस्तान जा रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं, और पाकिस्तान जितने ज्यादा आतंकवादी भेजेगा उतना हमारे देश में ध्रुवीकरण बढ़ेगा। तो मोदी जी पाकिस्तान जाने का मतलब ये है कि आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन भी यदि हम कहें कि हमास को फिलिस्तीन सहयोग करता है, आतंकवाद को समर्थन करता है, तो मोदी जी को फिलिस्तीन भी नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री फिलिस्तीन नहीं गया। पिछले 50 वर्षों से कोई भी कांग्रेस पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पाकिस्तान नहीं गए। तो जो दुनिया में आतंकवाद को फैला रहे हैं उन देशों की यात्रा नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? इसलिए बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी एक दोगली नीति अपनाती है, दोगली पार्टी है, झूठ बोलने पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। ये वोट के लिए, सत्ता के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकती है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा पार्टी दोगली पार्टी है, लेकिन पूरे विश्व में भाजपा का डंका क्यों बज रहा है? आखिर पीएम मोदी से सलाह क्यों ली जा रही है? अगर पीएम मोदी गलत है, पीएम मोदी की पार्टी गलत है, तो कहाँ ली जा रही है? आपके पास फोन आया कि सलाह ली जा रही है? अब मैं कह दूं मेरे पास बाइडेन का फोन आया तो मैं ट्विटर पर डाल दूं बाइडेन का फोन आया, तो इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो पता कीजिए, क्या बात हुई है भाई? दो देश आपके कहने से युद्ध रोक रहे हैं तो परमानेंट रोके, ये क्यों कि एक दिन रोक दिया, 2 दिन रोक दिया, 4 दिन रोक दिया, ये नौटंकी नजर नहीं आती है क्या? विश्व में मेरा डंका है, मैं बोलने लगूं, उससे क्या हुआ? विश्व माने तब तो मानेंगे कि हाँ विश्व में आपका डंका है,
भाई डंका उसका होता है जो देश संपन्न होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, करोड़ों जी, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई से लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। जो देश खुद ही मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है, केवल अदानी जैसे कुछ लोग बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अमीरों की जो वृद्धि हुई है मोदी सरकार में वो 16 गुना हुई है, और गरीबों की जो आर्थिक स्थिति में जो वृद्धि हुई है वो 0% हुई है। गरीबों का, मध्यम वर्गीयों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, लेकिन टॉप क्लास के जो 1-2 लाख रईस है, जो अदानी की कैटेगरी के हैं, केवल उनका पैसा बढ़ रहा है। उनके कारण हमें कभी कभी लगता है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। तो जो टॉप के 2 लाख लोग हैं, आज 80% जो देश का धन है केवल उन 2 लाख लोगों के पास है। तो मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और विश्व में जो डंका है ये टोटल बकवास है, झूठ है। विश्व में डंका होता तो हम इजराइल की मदद करते ना। इजराइल से हम पेगासस क्यों ले रहे हैं? विपक्षी लोगों की जासूसी हम क्यों करवा रहे हैं? मोबाइल जैसी कंपनियां, विदेशों की, चीन की कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं। चीन के सारे मोबाइल इंडिया में बिक रहे हैं। हम कहते हैं चीन का विरोध करो, जनता में भ्रम फैलाते हैं चीन का विरोध करो, और चीन से आप आयात और निर्यात बढ़ाते जा रहे हैं, आयात बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप सक्षम है तो अपना निर्यात बढ़ाइए ना, आप आयात क्यों बढ़ा रहे हैं? आज हमारे देश का आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात कम होता जा रहा है, हम दूसरे देशों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। दूसरे देश हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। जब तक दूसरे देश हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को विश्व गुरु नहीं कह सकते हैं। आज चीन ने आधी दुनिया को कर्जा दे रखा है, अमेरिका ने आधी दुनिया को कर्जा दे रखा है। हम किसको कर्जा दे रहे हैं? फिलिस्तीन को, जो आतंकवाद को मदद कर रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्टू है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। ये जो कुछ बिकाऊ चैनल है, बिकाऊ मीडिया वाले हैं, लोकल चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप क्लास के जो चैनल है उनकी बात कर रहा हूं, जो आपको अपने आप को हिंदुस्तान के नंबर 1 नंबर 2 बोलते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं। ये उन चैनल का फैलाया हुआ भ्रम है कि ये डंका बज रहा है। डंका बज रहा है तो पहले अपने देश की स्थिति सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरे के घर में दखलंदाजी करो। राधा वल्लभ जी, आपका क्या जवाब होगा इन सब सवालों का? पहली चीज तो ये है, ये कह रहे हैं कि अपने आप को सुधारो, है ना जी। तो इसमें अपने आप में ये भी आते और मैं भी आता और आप भी आती है और पूरा देश आता है। बिल्कुल। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो देश अपने आप सुधर जाएगा। अब 370 हटने के बाद में कश्मीर में आतंकवादियों की स्थिति क्या हो गई ये इनको मालूम अच्छे से। रोज आतंकवादी घटना हो रही है, हमने रोज लोग कश्मीर में मर रहे हैं। कितने प्लॉट आपने खरीदे वहाँ, कितनी शादियां आपने वहाँ की। आप वहाँ चुनाव कराने की परिस्थिति में नहीं है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या ये वरिष्ठ पत्रकार हैं? हमारे यहाँ ये भाषा तो आप बीजेपी के प्रवक्ता की बोल रहे हैं। इनके साथ आपको विज्ञान ही नहीं है, केवल राम पांडे जी पहले सुन लीजिए क्या कहना चाह है। रहे हैं राधा वल्लभ जी, पहले सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। जी राधा वल्लभ जी। तो जब तक आतंकवाद के लिए समूल नष्ट करने के लिए डंडे का उपयोग, बंदूक का उपयोग, टायर का उपयोग, हर तरह का उपयोग करना चाहिए। अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो फिर डंडे से इनको समझाना चाहिए आतंकवादियों को। जिस तरह से अपने जम्मू कश्मीर में अब पीओके की क्या स्थिति हो रही है, पीओके वाले के लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग आतंकवादियों से दुखी हैं। वहाँ की महिलाओं के चित्र आते हैं इस पर सोशल मीडिया पर, वो हम देखते हैं वहाँ किस तरह का व्यवहार होता है। आज कम से कम भारत में ये तो स्थिति नहीं है ना, तो हमें आतंकवाद का सामना करना चाहिए और एनी हाउ किसी भी स्थिति में उससे निपटना चाहिए। राधा वल्लभ जी, मेरा सवाल होगा, क्या फिलिस्तीन का सपोर्ट सही में भारत कर रही है? देखिए, ये तो राजनीतिक प्रश्न है, दो देशों के बीच की बात है जी। और आज की तारीख में मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि दो देशों के बीच की ये जो वार्ता है इसके ऊपर इसको लेके मैं कुछ बोलूं तो मोदी खराब कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। प्रश्न ये है आतंकवाद को लेके है, आतंकवाद के लिए उस पर मैं बोल सकता हूँ आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आखिर ये मौतों का कारण क्या है? ये इतने सालों से देश अलग हुआ है, 1948 में दोनों देश अलग हो चुके, अब जाके ये सब चीजें क्यों हो रही? मौतों का कारण क्या है? खैर अब मैं बताऊं ना उसका कारण क्या होता है। जैसे अपना परिवार है जी, परिवार में बंटवारा हो गया,
बंटवारे में मालूम पड़ा कि इनको आधा फीट जमीन ज्यादा मिल गई और इनको आधा फीट जमीन कम मिली। तो पहली पुश्त ने झगड़ा नहीं किया, लेकिन दूसरी पुश्त खड़ी हो जाएगी कि ये हमारी आधा फीट जमीन ज्यादा हो गई। झगड़ा ये है वहां भी जी। कुर्सी का झगड़ा ले लेके सब सारा लेके। जी राम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे होगा, आखिरी सवाल, कि आपने कहा है कि पीएम मोदी जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है, लेकिन पीएम मोदी का जो ट्वीट आया वो इजराइल के सपोर्ट में क्यों आया है? फिर इस पर क्या कहेंगे आप? ट्वीट तो 4 लाइन का आया है ना जी, लेकिन यात्रा उन्होंने तो इजराइल करोड़ों का रुपए में सपोर्ट की थी किया उन्होंने। है। अरे तो फिर फिलिस्तीन गए क्यों थे? आर्थिक मदद क्यों दे रहे हैं? भाई हम किसी देश की आर्थिक मदद करेंगे तो वो जो आतंकवादी देश है वो तो पैसा आतंकवादियों पर खर्च करेगा ना जी। भाई। जो आतंकवादी देश है हम उसकी आर्थिक मदद क्यों करें? तो मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की आर्थिक मदद की है और उस आर्थिक मदद से हथियार खरीदे जाएंगे। और एक ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती सईद को बीजेपी कहती थी कि ये आतंकवादियों को समर्थन करती है, उसके बाद साथ इन्होंने सरकार बनाई। अकाली दल जो पंजाब भारत से अलग करना चाहते थे, पंजाब अलग प्रदेश देश की मांग करते हैं, अकाली दल के साथ इनका लगातार गठबंधन रहा। और देश में जितने भी लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं भारत के अंदर, लगभग सभी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। आईएसआई जो सर्टिफाइड आतंकवादी सपोर्टर पाकिस्तान का संगठन है, उसका ये इंडिया में स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको चाय नाश्ता कराते हैं और उससे आतंकवाद की जांच हिंदुस्तान में कराते हैं। तो आप पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, पाकिस्तान गले मिलते हैं, जितने भी आतंकवाद को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं, आप बिना बुलाए उनके यहां पहुंचते हैं। तो यही तो कह रहा हूं, आपकी दोगली नीतियां हैं। आप वोट की राजनीति के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। और अभी कहा विश्व में डंका है, विश्व गुरु है, तो भाई ये उसको पकड़ के लाओ ना, दाऊद को, कराची में बैठा हुआ है, कैसे विश्व गुरु है? भाई आप दाऊद को पकड़कर नहीं ला सकते हैं तो विश्व गुरु क्या, आप तो अपने तहसील के भी गुरु नहीं हो जी। भारतीय जनता पार्टी के ये नाटक है और इनके पास टाइम नहीं है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के ये लोग विदेश नीति को समझें। इनका पूरा समय चुनाव में चला जाता है कि सांसद को पार्षद का चुनाव लड़ाओ, पार्षद को विधायक का लड़ाओ, विधायक को केंद्रीय मंत्री बनाओ, केंद्रीय मंत्री को सरपंच का चुनाव लड़ाओ। तो इनकी पूरी राजनीति, इनका पूरा दिमाग इसी षड्यंत्र में खत्म हो रहा है। और देश के सारे व्यापारियों को खत्म करके केवल एक व्यापारी अदानी कैसे जिंदा रहना चाहिए, इनकी सारी ऊर्जा सारे व्यापारियों को खत्म करके एक व्यापारी अदानी के पीछे इनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। ये देश का सत्यानाश करके रहेंगे, ये देश का भंडार करके रहेंगे। मेरा आखिरी प्रश्न राधा वल्लभ जी आपसे होगा। आपने एक शब्द कहा कि भारत को भी इस तरह के हमले का सामना आगे जाके करना पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा जी, इस पर क्या कहेंगे आप, थोड़ा कुछ बता दीजिए। नहीं, इसलिए कि जब से ये 370 हटी है जी क्या, और हमारे मतलब भाजपा विरोधी जो गठबंधन है उसको वो पसंद नहीं है और वो खुलेआम ये कहते हैं हम अगर आ जाएंगे सत्ता में तो हम ये 370 फिर चालू कर देंगे जी। ये देश को बांटना चाहते हैं या एक रखना चाहते हैं? मैंने शायद कल या परसों की डिबेट में कहा था जी, मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तो समर्थन करता हूँ, लेकिन उनने ये जो आक्रोश यात्रा निकाली है, ये आक्रोश यात्रा का मैं विरोध करता हूँ। ये जातिगत भेदभाव, उसी तरह से ये आतंकवादियों का समर्थन, मैं इसका विरोधी हूँ पूरी तरह से। और ये दोनों चीज खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस चर्चा में आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां इजराइल में हमास के हमले से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गांजा पट्टी में भी इजराइल वायुसेना के वार से 900 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आतंकियों की गोली से मरने से बेहतर जलकर मर जाए, इजरायली नागरिकों ने ये बयान भी दिया है। इजराइल में हमास के आतंकी हमले को 4 दिन बीत चुके हैं और अब भी आतंकियों की बर्बरता की खबरें सामने आ रही है। हमास के आतंकियों ने इजरायली लोगों न सिर्फ मौत के घाट उतारा है, बल्कि उन्हें साथ बर्बरता भी की है। इजरायली सैनिकों को जो शव बरामद हो रहे हैं उसमें से कई के सिर धड़ से अलग है।
इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सैनिकों ने बताया कि 40 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं। आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से संघर्ष अब तक 2100 से ज्यादा जाने जा चुके हैं। इजरायली की रक्षा बल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल और जोनाथन कॉनरिकस का कहना है कि इजराइल में हमास के हमले से 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 2700 से ज्यादा अधिक लोग घायल भी हैं। फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले के बीच उसने एक खतरनाक प्लान भी तैयार किया। बता दें कि दुनिया भर की अलग अलग एजेंसियां अलग अलग चीजें जुटाने में जुड़ी हुई है, लेकिन फ्राइडे प्लान के तैयार करने के अनुसार इस प्लान के तहत आतंकी संगठन ने दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों और फिलिस्तीन से बाहर रह रहे प्रवासियों को आने वाले एक बहुत बड़ा खतरनाक टास्क दे दिया। जानकारी के मुताबिक सभी मुस्लिम देश और अपने समर्थकों को फिलिस्तीन की सीमा की खोज में चूक करने का खतरनाक रोड मैप भी तैयार करने जा रहा है। अब खतरा इस बात का है कि हमास की ओर से जारी किए गए इस खतरनाक रोड मैप का फिलिस्तीन से लेकर दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों में क्या असर देखने को मिलेगा। फिलहाल की जानकारी में सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।